चैप्टर हम लोग कर रहे थे एरर्स इन मेजरमेंट, क्लियर है। आज हम लोग आगे टॉपिक कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा स्पीड से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्लियर है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया था पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। ये वो नंबर्स हैं जिनमें हमें कॉन्फिडेंस होता है या जो रिलायबल है, उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, क्लियर है। डन। फिर आपको बताए थे मैंने रूल्स, आई थिंक आप लोगों ने रूल्स सारे अच्छे से पढ़ लिए होंगे, एक बार जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूं, क्लियर है। रूल नंबर 1, क्लियर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्लियर है। सेकंड रूल बताया था मैंने आपको, ऑल zeros occurring between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, क्लियर है। इसमें कितने 4 और इसमें कितने 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 3, आपको मैंने बताया था अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के राइट वाले एंड नॉन जीरो के लेफ्ट वाले वो दोनों ही हमारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4, ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। रूल नंबर 4, ये रूल एक बार थोड़ा सा आप लोग चेक कर लो, यहां पर मैं आपको इसमें नई चीज ऐड कर रहा हूं आज। इन्होंने लिखा था इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही रूल है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने कहा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मींस लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मींस कितना आंसर इसका 3, बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज दैट x इक्वल टू लिखा हो 4200, सिर्फ 4200 लिखा है, नो डाउट अभी भी इसका आंसर कितना होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिल्कुल सही, क्लियर है। ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मींस आंसर कितना है इसका 2। लेकिन सपोज दैट अगर यहां पर नया मॉडिफिकेशन है, नया कंसेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 डिजिट्स हैं टोटल। मैंने कहा था ये लास्ट वाले 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, आंसर कितना है इसका 2, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसके आगे सपोज दैट ऐसे लिखा दिख जाए, इसके आगे आपको केजी लिखा दिख जाए, या इसके आगे न्यूटन लिखा हो, या इसके आगे मीटर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मींस इस नंबर के आगे अगर कोई यूनिट लिखी हुई है, यूनिट मींस केजी, मीटर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो, अगर इस नंबर के आगे कोई यूनिट लिखी हुई है, देन ये 2 जीरोस हैं जो इन्हें हम क्या मानेंगे, नाउ दे आर सिग्निफिकेंट, मींस इसका आंसर अब कितना बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा अब 4। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी नया कंसेप्ट है, बहुत ध्यान रखना, ये आपको शायद बुक्स में लिखा ना मिले, अच्छे समझ लो। मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर ऐसे लिखा होता सिर्फ ये लिखा है 4200, अब आंसर कितना आएगा इसका, नो डाउट अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2, बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसके आगे कोई यूनिट लिखी है, मान लो इसके आगे लिखा है न्यूटन, इसके आगे लिखा है न्यूटन, मींस 4200 नहीं है, 4200 न्यूटन है, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, अब इसका आंसर होगा 4। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि किसी भी नंबर में कोई डेसिमल प्लेस ना हो, तो ये चेक करा करो कि उसके लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कब, जब यूनिट लिखी हो। अगर यूनिट ना लिखी हो तो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे इसमें कितने अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसके आगे अगर यूनिट लिखी होती तो इसमें कितने होते 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते, क्लियर है। तो ये रूल आप अच्छे से समझना, इस रूल का यूज आपने ध्यान से करना है, क्लियर है। रूल नंबर 5 मैंने आपको बताया था, आपको आता है, 6 भी आपको आता है, 5 में याद है 3.500 में लास्ट वाले ये दोनों जीरो हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज इनसे इसकी एक्यूरेसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4। रूल नंबर 6 आपको पता था, अगर आप यूनिट चेंज करते हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। डन। एक और बताया था 10 की पावर 4 हो या 5 हो, कुछ भी हो, 10 की पावर का सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। डन। तो ये सारे रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी,
ये आपने सॉल्व कर ली थी लास्ट क्लास में, एक असाइनमेंट दी वो भी आपने कर ली होगी, क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया थे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, क्लियर है। राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट के ये रूल्स थे, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों रूल आपको ऑलरेडी पता है। नंबर 5 से लेस है तो आगे वाली डिजिट को चेंज नहीं करना है, नंबर ग्रेटर देन 5 है तो आगे वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देना है, क्लियर है। आप लोगों ने कर लिए थे, मैं इसे रिवाइज कर रहा हूं। डन। रूल नंबर 3 आपको मैंने बताया था कि अगर नंबर जिसको आपने ड्रॉप करना है वो 5 भी नहीं, वो 5 से बड़ा भी नहीं है और 5 से छोटा भी नहीं, बल्कि 5 है, तो आप उसके बैक साइड देखोगे। अगर बैक साइड कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है, लाइक 3 आ रहा है यहां पर, तो आगे वाली डिजिट को हम एक इंक्रीज कर देंगे, क्लियर है। इसका आंसर आ गया था 4.57। फिर आपने इसके 2 रूल्स और थे अपने पास, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। रूल नंबर 4 एंड 5 आपको बताए थे मैंने कि जिस डिजिट को अगर आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से ग्रेटर भी नहीं है, 5 से लेस भी नहीं है, बल्कि 5 है, तो उसके बैक साइड देखोगे आप। अगर बैक साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट है तो लास्ट रूल नंबर 3 यूज होगा। अगर बैक साइड में जीरो है या कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, तो उसके आगे देखना है हमें। अगर आगे इवन नंबर है, लेफ्ट अनचेंज, अगर आगे ऑड नंबर है देन इंक्रीज बाय 1, क्लियर है। ये सारे रूल्स आप लोगों ने यूज कर लिए होंगे। अब हम लोग आज का टॉपिक देख रहे हैं। आज टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कैसे करेंगे नंबर्स का। ये आपने स्मॉल क्लासेस में करा, आपने, आपको सिंपल ऐड करना तो पता है, मल्टीप्लाई करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा आपको आता है, लेकिन यहां पर हमें कुछ रूल्स भी माइंड में रख करके सॉल्व करना है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्या देखते हैं, फर्स्ट है अरिथमेटिक सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मींस आपके पास कोई 2 नंबर्स है, उनको आपने सम करना है या उनको उनका डिफरेंस निकालना है, ये रूल हमें ध्यान रखने हैं। तो पढ़ लो पहले रूल क्या एक बार सब लोग। रूल है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं लिखा यहां पर, डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है, एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझो सब लोग पहले। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट मींस जो आपका आंसर आएगा शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मींस जो आपका आंसर आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मींस जिन नंबर्स को आप ऐड करने जा रहे हो, बहुत ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, जिन नंबर्स को 2 नंबर्स या 3 नंबर्स को आप ऐड करने जा रहे हो, सबसे पहले ये देखोगे उन नंबर्स में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं। सपोज दैट आपने x, y, z, सपोज दैट 3 नंबर्स को आप ऐड करने जा रहे हो, ऐड करके आंसर मान लो a आ रहा है, क्लियर है। तो आप ये देखोगे कि x, y और z इन तीनों में से मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं, क्लियर है। किसमें है ये मतलब नहीं है x में हो या y में हो या z में, किसी में भी हो, मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए, बाकी क्या करोगे आप राउंड ऑफ कर दोगे, क्लियर है। फिर से एक बार, जो नंबर आपको गिवन है, जितने नंबर्स आपको गिवन है उन नंबर्स में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं पहले ये देखना है, आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। देखते हैं एग्जांपल, जैसे मुझे मान लो ऐड करना है इन 2 नंबर्स को, तो क्या लिखा हुआ है 4.26 प्लस 3.2, आप सिंपल ऐड कर लोगे कितना आंसर आएगा 7.46 आंसर आएगा। लेकिन अगर ये एग्जाम में करो तो काट देंगे, वो गलत है ये, क्यों, बिकॉज देखना जरा इसमें काउंट करो, इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, तो आपने देखा डेसिमल के पास देखो 1 2, इसमें कितने डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट है, मींस इन दोनों नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने, तो आपने देखा इसमें 2 थे, इसमें 1 है, इसका मतलब आंसर में भी कितने होने चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए, और यहां कितने डेसिमल प्लेस तक है 2 प्लेस तक,
इसका मतलब इस 6 को आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके, इसका आंसर आएगा 7.5। चेक करो फिर से एक बार, लिखा है 4.26। क्लियर है? डेसिमल के बाद कितने प्ले पॉइंट आ रहे हैं, आपने कहा सर 1 2 प्लेसेस है। इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, आपने कहा सर 1 प्लेस है। तो इन दोनों नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने, तो आप बोलोगे सर इन दोनों नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, 1। तो इसका मतलब आंसर में भी कितना होना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। और यहां आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है, 2। आपको कितने तक निकालना है, 1 तक। तो आपने इसको राउंड ऑफ किया, मींस आपको चाहिए 1 तक। तो 6 को आपने ड्रॉप करना है, 6 5 से बड़ी है, आगे इंक्रीज कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 7.5। क्लियर है मेरी बात? इसके और एग्जांपल मैं दूंगा आपको करने के लिए। डन? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो अब आप क्या देखोगे, देखना फिर से पढ़ते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ, इंटरेस्टिंग पॉइंट, वहां था डेसिमल, लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां आ गया सिग्निफिकेंट फिगर। यहां डेसिमल प्लेस नहीं, यहां सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मींस फिर से एक बार, जिन 2 नंबर्स को मान लो a इंटू बी करके आपने क्या निकाला, c, तो आप ये देखोगे कि a में कितने और b में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। खास बात है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस काउंट नहीं करने, आपने देखना है a और b जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आंसर आएगा उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। मींस आपने इस टॉपिक में डेसिमल प्लेस काउंट नहीं करने हैं, बल्कि आपने यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। क्लियर है कि मिनिमम कितने हैं, आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। देखते हैं एक बार एग्जांपल। सपोज दैट आपने इसको इन 2 को मल्टीप्लाई किया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, काउंट करो, 1 2 3, मींस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसको देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4, मींस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमारे, 4। क्लियर है? डन? अब आप चेक करो, इसमें थे 3, इसमें 4, 3 और 4 में मिनिमम कितना है, आपने कहा सर 3। इसका मतलब आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3। देखते हैं, इन 2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया इतना, ये आंसर आया पूरा। अगर आप ये लिख दोगे गलत है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, कितने, 3। तो काउंट करते हैं, यहां से 1 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब यहां तक हो गए 3, तो ड्रॉप किसको करोगे आप, इस 6 को ड्रॉप कर दोगे आप। 6 5 से बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा 13.7। समझे क्यों? आप देखो चेक करो एक बार, आप 13.7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, मींस 13.7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। और मिनिमम भी कितने थे, 1 2 3, मिनिमम भी 3 थे। तो ये रूल यूज होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर से एक बार, जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, उन दोनों नंबर में चेक करोगे कि मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने, हाउ मेनी डेसिमल, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। आंसर में भी क्या होना चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने डेसिमल प्लेस काउंट करने थे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने। क्लियर है? डन? अब ये देखते हैं इस चैप्टर का थ्योरेटिकल टॉपिक क्या है। देन इस पे बेस आपको असाइनमेंट में आज डाल दूंगा, आप लोग कर लेना। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर का नेम था अपना, थ्योरेटिकल टॉपिक है एरर्स इन अ मेजरमेंट। एरर होती क्या है, तो क्या लिखा है इन्होंने, द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब सर क्या हुआ, सपोज दैट आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट करके, मान लो इस स्केल की आपने लेंथ निकाली एक्सपेरिमेंट से,
क्लियर है? जो लेंथ आपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। डन। और इस पेन की एक्चुअल लेंथ वो किसको पता है? जो जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है वो क्या है इसकी ट्रू वैल्यू। क्लियर है? तो इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एरर। फिर से एक बार, आपने सपोज दैट कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने और आपने निकाला सपोज दैट इस चौक की निकाली आपने डायमीटर निकाली, लेकिन मैंने कहा था हर एक्सपेरिमेंट में एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके जो इस चौक की डायमीटर निकालोगे आप, वो क्या होगी? इस चौक के डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू। लेकिन इसके डायमीटर की एक्चुअल वैल्यू किसको पता है? जिसने चौक कंपनी ने बनाई है, वो क्या है इसकी? वो है इसकी ट्रू वैल्यू। तो जो इसकी ट्रू वैल्यू थी और जो आपने निकाली विद सम एरर, उन्हीं के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एरर इन अ मेजरमेंट। क्लियर है? डन। एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कोई न्यूमेरिकल किया, उसका आंसर आपने निकाला। अब आपका आंसर सही है या गलत कैसे चेक करोगे आप? जो बुक के पीछे आंसर दिए होते हैं, जो बुक के पीछे आंसर दिया है वो है ट्रू वैल्यू, जो आपने कैलकुलेट की वो है मेजर्ड वैल्यू। उनके डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एरर। क्लियर है? डन। तो एक आंसर आप निकालोगे, एक होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है जो आपने निकाली एक्सपेरिमेंट से, उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। क्लियर है? कितने टाइप की एरर होती है देखते हैं एक बार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले कांस्टेंट एरर चेक कर लो एक बार। द एरर which affect each observation by the same amount are called constant error। मींस आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप जितनी भी रीडिंग लेते हो हर बार एक कांस्टेंट एरर ही आ रही है। मींस मान लो आप इस पेन की, आप इस स्केल की, इस डस्टर की आप निकालते हो लेंथ एक्सपेरिमेंट करके। आप क्या देखते हो कि जितनी बार मैं लेंथ निकालता हूं उतनी बार 2 सेंटीमीटर की एरर आ रही है। कि जिसकी मर्जी लेंथ निकालूं मैं, हर बार कितने सेंटीमीटर की? हर बार 2 सेंटीमीटर की ही एरर आ रही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एरर। क्लियर है? जैसे आप कोई वेइंग मशीन लेकर के आए, वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो गए, आपने अपना वेट मेजर किया, मान लो आपका वेट था 40 kg, मशीन दिखा रही 42 kg। 2 kg का डिफरेंस है। किसी और का वेट नापा आपने, उसमें भी 2 kg का ज्यादा दिखा रहा है वो। आपने 5-6 पर्सन के वेट निकाले, हर बार 2 kg का ही डिफरेंस आ रहा है। ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कांस्टेंट एरर। ऐसी एरर को हम होती क्यों है? ड्यू टू क्या लिखा हुआ है? सच एरर्स आर ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसी एरर होती कब है? जब आपके इंस्ट्रूमेंट में जो डिवीजंस बने होते हैं सेंटीमीटर या मीटर के या केजी के, वो डिवीजन सही नहीं बने हो। दैट इज कॉल्ड फॉल्टी कैलिब्रेशन। जब कैलिब्रेशन फॉल्टी हो, मींस डिवीजन प्रॉपर ना बने हो, तब ये एरर अराइज होती है। Such errors can be eliminated by measuring the same physical quantity by number of different methods, apparatus और technique। ठीक है? ऐसी एरर्स को मिनिमाइज कैसे करेंगे? हम इसी स्केल की लेंथ 3-4 मेथड से, 3-4 डिवाइसेस से निकालेंगे और सबका ले लेंगे मीन और एवरेज। वो क्या होगी हमारी? वो होगी एक्चुअल वैल्यू होगी। उसमें इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। पढ़ो एक बार चेक कर लो। जब कोई ऑब्जर्वेशन बार बार सेम कांस्टेंट एरर, सेम अमाउंट से वेरी कर रहा हो, हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट एरर। डन। सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये तो पता ही आपको। दीज एरर अकर्स ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप मार्केट से कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हो, वो इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी डिफेक्ट है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात एरर आएगी। This error can be detected by measuring the physical quantity with 2 different instruments। हम क्या करेंगे? इस एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे? हम उसी एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करेंगे with different instruments। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। डन। थर्ड वन इज imperfection in experimental technique। These errors are due to the limitations of the experimental arrangement। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हर एक डिवाइस की एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा या उससे कम वो डिवाइस मेजर नहीं कर सकती। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो एक इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड उससे मेजरमेंट ले रहे हो,
तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगी आएगी। फिर से एक बार, हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है, वो उससे ज्यादा या एक लिमिट से कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकता है। अगर आप उस लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके मेजरमेंट लेते हो तो हमारी मशीन या डिवाइस प्रॉपर बिहेव नहीं करेगी। सच एरर्स आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मान लो आपको वेइंग मशीन लेकर के आए, अब वो वेइंग मशीन मैक्सिमम 40 केजी वेट मेजर कर सकती है, उसकी लिमिटेशन कितनी है 40 केजी। अब आपने उसके ऊपर रख दिया 80 केजी का वेट, तो ऑब्वियस सी बात है वो मशीन एरर शो करेगी। That error is called imperfection in experimental technique. Clear है? Point number 4, personal error. These errors arise due to the lack of proper setting of apparatus or individual carelessness. ये बहुत common error है। आपने इंस्ट्रूमेंट अपना प्रॉपर सेट किया नहीं है, वो हिल रहा है, क्लियर है, बैलेंस उसका नहीं बन रहा है, एक तरफ से ऊपर एक तरफ नीचे चला गया, और या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो पर्सन रीडिंग ले रहा है वो बहुत केयरलेस है, प्रॉपर रीडिंग नहीं ले रहा है, ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं पर्सनल एरर्स। क्लियर है? सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड इफ मेजरमेंट्स आर रिपीटेड बाय डिफरेंट पर्संस। ऐसी एरर तब अराइज होती है, ऐसी एरर को अगर आपने मिनिमाइज करना है तो आप उसी रीडिंग को अलग अलग पर्सन लेकर के देखेंगे। क्लियर है? डन? फिर से देख लो एक बार। प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस, जो पर्सन है वो ठीक से रीडिंग नहीं ले रहा है, प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। मिनिमाइज कैसे करोगे इसको? एक ही एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट पर्सन अगर परफॉर्म करेंगे तो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, लीस्ट काउंट एरर। दिस एरर इज ड्यू टू द, वही सेम है ये और जो हम लोगों ने इससे ऊपर वाली एरर पढ़ी थी, दिस वन, ये दोनों सेम एरर है। मैंने दोनों लिख दिए एक साथ क्योंकि डिफरेंट बुक्स में हेडिंग डिफरेंट पढ़ी होती है, तो ये एरर और ये सेम है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? हर इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम वैल्यू होती है जो वो मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। फॉर एग्जांपल आपकी रिस्ट वॉच है, आपकी रिस्ट वॉच मिनिमम 1 सेकंड का टाइम मेजर कर सकती है, 1 सेकंड से कम टाइम वो मेजर नहीं कर सकती, वो क्या है उसका? वो है उसकी लीस्ट काउंट। ये स्केल है, इस स्केल से आप 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हो, वो क्या है उसकी लीस्ट काउंट। अब इस स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। अगर आप इससे 0.00001 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एरर शो करेगी। दैट एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। मींस जो इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उससे भी कम वैल्यू अगर आप नाप रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। These errors are due to either carelessness of the person or due to improper adjustment of the apparatus. ये भी हम कर चुके थे, वो अपनी ये वाली एरर थी, पर्सनल एरर और ग्रॉस एरर दोनों सेम है, हेडिंग डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होना। These errors are due to either carelessness of the person, अगर आपका पर्सन केयरलेस है, ठीक से प्रॉपर रीडिंग नहीं ले रहा है, उसने इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर सेट नहीं किया हुआ, बैलेंस नहीं बन रहा उसका, ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। नेक्स्ट और लास्ट एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। These errors arise due to the change in external conditions like pressure, temperature, etc. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा या प्रेशर वेरी करेगा तो रिजल्ट सही नहीं आते। और हम जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो उस रूम का टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है, पहले कुछ और था कुछ और हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर आएंगी ही आएंगी। ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। क्लियर है? कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां लिखा होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वो वेरी कर रही है तो जो एरर आएंगी दैट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। क्लियर है? तो ये थी अपनी आज इतनी सारी एरर्स थी, इनको आप अच्छे से लर्न कर लोगे। एरर्स आप लोग चेक कर लो फिर से एक बार, ये सारी एरर्स थी, कांस्टेंट एरर,
इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfection in experimental technique, personal error, least count error, gross error and error due to external causes. क्लियर है? तो आज मैं आपको एक असाइनमेंट और डाल दूंगा, वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना. क्लियर है? ओके, थैंक यू.